Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School and today I will teach you chapter 12 friction. This is the chapter of class A, chapter 12 friction. तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो बिफोर वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन, लेट्स टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भी किसी तरह का पुश या पुल जो होता है वो फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन भी क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है जो कि क्या करता है, आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता होता है। आप लोगों ने फोर्स के बारे में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और तब कोई फोर्स एक्ट करता है, तब कोई फोर्स काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ऐसे फोर्सेस या ऐसी बॉडीज, दो बॉडीज जो आपस में बिना कांटेक्ट किए हुए भी उन दोनों में क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट क्या करता है, आयरन के पीस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसमें फोर्स लगा के उसको खींच सकता है विदाउट एनी कांटेक्ट। तो कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मैंने बताया। तो ये क्यों बताया? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। ये कहां पे लगता है, बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस। तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो कि क्या करता है, आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, आपके फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद से देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शंस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, मींस कि फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी एविल है। एविल का मतलब क्या होता है, बुराई। तो फ्रिक्शन एक तरह का हमारा नुकसान भी बहुत नुकसान भी पहुंचाता है, बट हमारे लिए क्या बहुत एक यूजफुल है। किस तरीके से यूजफुल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। सॉरी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या क्या हो सकता है? फ्रिक्शन अगर ना हो तो क्या क्या पॉसिबल है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बस ड्राइवर्स होते हैं या कार ड्राइवर्स होते हैं, इवन आपके बाईसाइकिल्स जो आप चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे या कहीं पे भी जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो गाड़ी क्या होती है, खुद ब खुद आके रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, आप कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आपके ब्रेक्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो ब्रेक्स आपके काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही वो फोर्स होता है जो आपके ब्रेक्स के बीच में क्या होता है, ब्रेक और टायर के बीच में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो टायर होता है वो घूमना बंद कर देता है और आपकी व्हीकल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो भी कार है, जो भी ट्रक है या जो भी व्हीकल्स होती है उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी व्हीकल है या कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है उसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन यू कैन नॉट स्टॉप दैट। आप कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, हमेशा रोल करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक, तो एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट always opposes a friction from that surface, means अगर कोई भी बॉडी है वो दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, रोल कर रही है या फिर क्या कर रही है, उसके ऊपर मूव कर रही है, तो जो दूसरी बॉडी होती है, ठीक, या दूसरा सरफेस जो होता है, अगर किसी सरफेस पे मूव कर रही है वो उसकी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, वो उस पे क्या लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका मोशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जो बॉल जो है कभी सरफेस पे मूव करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बॉल स्लो डाउन होकर फाइनली एग्जाम पे क्या होता है, स्टॉप हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। आपने जो फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन का फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी वजह से ये बॉल की स्पीड धीरे-धीरे क्या होती है, रिड्यूस होती है और एक पॉइंट पे आने के बाद से ये बॉल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये किस फोर्स की वजह से हुआ? ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हुआ है। इसके अलावा हम लोग कोई भी चीज फोल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता मेरे हाथ और इस मार्कर के बीच में, ये मार्कर क्या होता है, मेरे हाथ से स्लिप कर जाता है। इवन ये कॉपी भी क्या होती है, स्लिप हो जाती है।
इवन मैं इस ब्लैक बोर्ड पे क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि इस मार्कर के पॉइंट के बीच में, इस व्हाइट बोर्ड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इजीली इस पे क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो मैं इस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं, इधर मैं ये कॉपी नहीं होल्ड कर सकता हूं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था एवरी टू बॉडीज के बीच में, एवरी टू सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। मैंने अपना हाथ इस कॉपी पे ऐसे रखा और मैं आगे करने की कोशिश करता हूं कि कॉपी क्या अप्लाई करती है मेरे हाथों पे, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है। हम लोग इजीली किसी भी सड़क पे चल सकते हैं या कहीं पे भी चलना पॉसिबल हो, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग चल नहीं सकते हैं, बुलेट कार्ट जो होती है वो नहीं चल सकती है, आपके जो हॉर्स कार्ट होते हैं वो नहीं चल सकते, इवन आपकी जो व्हीकल्स होते हैं वो सड़क पे मूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको हेल्प करता है, आपको क्या करता है, आपको वो फोर्स अप्लाई करता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली वॉक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहीं पे भी स्लिप होके क्या कर सकते थे, गिर सकते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है, बनाना पेन पे अपना पैर रखते हैं और हम क्या करते हैं, स्लिप करके गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस अप्लाई कर रहा था हमारे पैरों पे, वो वहां पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया आपको, इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, या फिर कोई फोर्स आप अप्लाई करें उसको भी वो क्या करेगा, अपोज करेगा। लेट्स टॉक अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या एक तरह का फोर्स है। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always opposes motion, always opposes motion, always opposes motion or always opposes the applied force। यानी कि जो आप फोर्स भी लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स, जो भी आप फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है, उस फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है, अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट डज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। मींस कि अगर मैं इस सरफेस पे आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूं, तो ये सरफेस क्या चाहता है, मुझे रोकना चाहता है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये सरफेस क्या करेगा, मुझे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। या फिर अगर एक चेयर है उसको मैं पुल करना चाहता हूं सरफेस पे, तो मैं आगे की तरफ पुल करूंगा तो सरफेस क्या करना चाहता है, वो पीछे की तरफ पुल करना चाहता है। बट चेयर मूव क्यों करती है, क्योंकि हमारे द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स होता है वो इस सरफेस पे लगाए जाने वाले फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी वजह से चेयर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें, दुनिया में जितनी भी बॉडीज है जो किसी सरफेस पे मूव कर रही होती है, उस पे वो सरफेस क्या लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इवन एयर और लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है। इवन एयर और लिक्विड भी क्या करते हैं, आपके मोशंस को अपोज करते हैं। आपने कभी स्विमिंग की होगी या अगर किसी को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी की धारा की दिशा में हम लोग अगर स्विम करना चाहते हैं तो बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की धारा, जो पानी का स्ट्रीम होता है वो हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगता है। बट फिर भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स अपनी तरफ से अप्लाई करना पड़ता है। जब तक अपने हाथ आप पानी में नहीं घुमाते तब तक आप इजीली तैर नहीं सकते हैं। बट अगर वही काम आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना, मींस कि पानी का स्ट्रीम जो, पानी की धारा जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और आपको उस डायरेक्शन में स्विम करना है, तो वहां पे आपके लिए तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स क्या हो जाता है, उस पानी के स्ट्रीम के फोर्स के मुकाबले कम हो जाता है। वहां पे आपको क्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। तो लिक्विड में भी होता है, एयर में भी होता है, एयर में भी होता है। बहुत एयर क्या करता है, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करता है। आप जब अपनी साइकिल से निकलते हैं और कभी आंधी तूफान में फंस जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी साइकिल क्या होती है, डगमगाने लगती है, आप इजीली साइकिल को चला नहीं पाते, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको पैडल में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपकी साइकिल मूव करती है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे दो सॉलिड्स के बीच में, दो सॉलिड बॉडीज के बीच में, जहां पे कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, जहां पे दो बॉडीज क्या कर रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक, अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करता है सरफेस पे, इट डिपेंड्स अपॉन द
सरफेस। सरफेस कैसा हो सकता है? सरफेस दो तरह का हो सकता है, एक स्मूथ सरफेस हो सकता है, प्लेन सरफेस हो सकता है, कैसा सरफेस हो सकता है? रफ सरफेस हो सकता है। ठीक, तो फ्रिक्शन जो होता है टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन स्मूथ सरफेसेस और रफ सरफेसेस। जैसा आपका सरफेस होगा वैसा आपको क्या मिलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन कॉज क्यों होता है। देखिए, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे वो रफ सरफेस हो, ये हमारा स्मूथ सरफेस हो गया और ये हमारा क्या होता है? रफ सरफेस। मान लेते हैं ये हमारा रफ सरफेस है, कहने के लिए तो ये स्मूथ है और ये क्या है? रफ सरफेस है। बट इवन स्मूथ सरफेसेस में भी क्या होता है? इसके सरफेसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। और रफ सरफेसेस में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है इरेगुलरिटीज। तो यही जो इरेगुलरिटीज होती है सरफेस के बीच में, वही क्या कॉज करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज करती है। क्यों? क्योंकि जब एक बॉडी इसके ऊपर रख देते हैं आप और इस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये जो इरेगुलरिटीज है इस बॉडी को क्या करती है? ब्लॉक करने की कोशिश करती है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं? ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि ये बॉडी आगे मूव न कर पाए। बट स्मूथ सरफेसेस में क्या होता है? ये इरेगुलरिटीज थोड़ी कम होती है, आपके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इजीली आप बॉडी को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। बट यही रफ सरफेसेस की बात किया जाएगा तो इधर से आप अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक, और ये बॉडी क्या करती है? इधर मूव करना चाहती है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इस बॉडी को मूव कराना क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। और क्या इसमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो जो सरफेस होता है, देखिए, जो स्मूथ सरफेस होता है आपको लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और जो रफ सरफेस होता है वो आपको क्या करता है? ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग खत्म कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप अपने फोर्स से, आप जो अपना फोर्स लगाते हैं उससे आप क्या कर सकते हैं? इस फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। रफ द सरफेस मोर द फ्रिक्शन। जो सरफेस अगर आपका रफ है तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन क्या मिलेगा? मोर। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और वही अगर आपका क्या है? स्मूथ सरफेस है तो आपको क्या मिलता है? लेस फ्रिक्शन मिलता है। यहाँ से आपने क्या सीखा? मोर द सरफेस इज रफ मोर विल बी द फ्रिक्शन, स्मूथर द सरफेस लेस विल बी द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो देखिए क्या है? एक बॉडी है, दूसरे सरफेस पे अगर मूव करिए, मींस एग्जांपल ये लेते हैं कि ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को मैं इस कॉपी पे रख देता हूं, उसको क्या करता हूं? कोशिश करता हूं उसको आगे मूव कराने के लिए, बट ये मूव करेगा क्यों? क्योंकि ये पेज क्या है? पेज थोड़ा सा रफ है। अब इस मार्कर को मैं अगर मूव कराना चाहता हूं तो ये नहीं मूव कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पेज रफ है। ये क्या करता है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इस मार्कर को मैं आगे मूव नहीं कर सकता। बट यही मार्कर अगर किसी स्मूथ सरफेस पे रख के इसको मूव कराते हैं तो ये थोड़ी दूरी तक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बट एक टाइम के बाद जाने के बाद ये मार्कर भी क्या कर जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। इसको अगर मैं रोल भी कर दूं किसी सरफेस पे तो वो भी क्या करेगा? तब तक रोल करेगा जब तक वो सरफेस क्या हो? इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो, या फिर क्या, या तो एक पॉइंट पे जाने के बाद ये मार्कर भी रोल करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरफेस पे इतना फ्रिक्शन मिलेगा कि ये मार्कर पे जो फोर्स लगा हुआ था जिसकी वजह से ये मूव कर रहा था वो वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करें हम लोग कि फ्रिक्शन को कौन-कौन से ऐसे टर्म्स है जो क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कैसे हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखिए, बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है द नेचर ऑफ सरफेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था द नेचर ऑफ सरफेस। तो आपका सरफेस कैसा है? स्मूथ है या फिर रफ है? ये डिसाइड करता है कि जो उस पे फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, ठीक। इसके बाद से सेकंड क्या है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्शन को, वो होता है द फोर्स अप्लाइड। द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड किसके फोर्स अप्लाइड किया जाएगा? मींस कि अगर
अगर कोई बॉडी है, आप उसको किसी सरफेस पे क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, अगर इजीली आप बहुत हल्का सा धक्का लगाते हैं उस बॉडी पे, तो वो कितनी दूर तक जाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी और क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी। और उस पे लगाया जाने वाला फोर्स अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम तक के लिए मूव करेगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बॉल का एग्जांपल लेते हैं, उसको आप अगर ग्राउंड पे स्मॉल फोर्स से रोल करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम तक के लिए रोल करता है और एक टाइम पे जाने के बाद से क्या होता है, स्टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। बट वही अगर स्मूदर सरफेस होता और उस बॉल को आप रोल करते तो वो क्या करता है, ज्यादा दूरी तक जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। बट अगर बॉल पे जो फोर्स लगा है, इवन स्मूदर सरफेस पे आप हल्का सा फोर्स लगा देंगे तब भी बॉल बहुत दूर तक नहीं जाएगा, और अगर रफ सरफेस पे बहुत तेजी से बॉल को रोल करते हैं तब भी वो ज्यादा दूरी तक जा सकता है। तो ये जो दो फैक्टर्स थे, द नेचर ऑफ सरफेस और द फोर्स अप्लाइड, तो ये दो फैक्टर्स थे जिसपे फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। इससे आप फ्रिक्शंस को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, नेचर ऑफ सरफेस से और किससे, फोर्स अप्लाइड से। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। क्यों फ्रिक्शन क्या है, जरूरी, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल। ये जरूरी क्यों है, क्यों नेसेसरी एवल? तो कुछ डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सकते थे। यू कैन नॉट होल्ड अ ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट होल्ड अ ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते, होल्ड नहीं कर पाते, आप कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सकते थे, ठीक। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप क्या नहीं कर सकते थे, आप अपनी कॉपी पे यू कैन नॉट राइट ऑन योर कॉपी, राइट ऑन योर कॉपी, आप अपनी कॉपी पे नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता अगर, ठीक। आप इवन कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं कर सकते थे, आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या स्टॉप नहीं कर पाते, अगर क्या नहीं होता, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते थे अगर कोई भी फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं होता। और नहीं क्या कर सकते थे, कार बाइक आप क्या कर सकते थे, कार बाइक जो होती है आप इस पे ब्रेक्स को अप्लाई नहीं कर सकते थे, जो ब्रेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अप्लाई नहीं होते अगर क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता। और क्या नहीं हो सकता था, आप किसी दीवार पे नेल को नहीं इंसर्ट कर सकते थे, आप किसी दीवार पे क्या कर सकते थे, कील नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक। इसके बाद से आप क्या नहीं कर सकते थे, अभी मैं जैसे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मुश्किल हो जाता अगर क्या नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप किसी कॉपी पे लिख नहीं सकते हैं, आप मूव नहीं कर सकते, किसी मूविंग बॉडी को ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हैं, इवन कार और जो बाकी सारी चीजें उस पे आप ब्रेक्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो डेली डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को देखा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। देखिए जरूरी क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे एवल वर्ड आया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे लिए एवल है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्यों लिखा है कि फ्रिक्शन क्या है, एवल है। देखिए फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वियर एंड टियर होता है। जो भी हमारी मशीन्स काम करती है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स इंजन्स होते हैं, इवन जो आपकी मशीनरीज होती है, वहां पे भी क्या होते हैं, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और वहां पे भी क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअसली जो मशीन चलती है, जब वो मशीन क्या करती है, वर्क करती है, तो वहां पे उसकी दो सरफेसेस के बीच में हमेशा क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वियर एंड टियर, मशीन खराब हो जाती है, मशीन कई बार क्या होती है, टूट भी जाती है, बहुत सारे इसके स्पेयर पार्ट्स आपको क्या करना पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, ठीक। तो वियर एंड टियर का प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है, बहुत ज्यादा वायरसली क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे हीट प्रोड्यूस करता है, तो जब दो मशीन्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन करती हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, तो क्या होता है, वहां पे हीट जनरेट होता है। इवन आप लोग क्या करते हैं, अपने दोनों पाम्स को अगर रब करते हैं तो आप क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। वो कैसे होता है, एक सरफेस आपके हाथ का और दूसरा सरफेस, जब आप रब करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट करता है। तो ये मशीन्स में क्या करता है, वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है, हीट करता है। अब कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा कि जिसमें ये हीट काम आते हैं। जैसे कि आप मैच स्टिक का यूज करते हैं, मैच स्टिक क्या करते हैं आप, जब उसकी स्टिक को आप
मैच बॉक्स से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है और इसी हीट के वजह से क्या होता है, वो स्टिक बर्न कर जाती है। ठीक, इसके बाद से आप जो टाइट कंटेनर वगैरह होता है, जो भी आपके घर पे यूज करते हैं, उस टाइट कंटेनर में क्या होता है, जब आप उसके जार के ढक्कन को टाइटली बंद करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो टाइटली क्या होता है, पैक्ड हो जाता है। अगर वो नहीं ऐसा होता है, अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो वो टाइटली पैक्ड नहीं होता है। ठीक, और क्या, इसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टेज ऑफ एनर्जी। देखिए किसी भी मशीन को चलाने के लिए, किसी भी मशीनरी को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एनर्जी का यूज करते हैं। ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, फ्यूल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है। तो जब फ्रिक्शन लगता है दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में या रफ सरफेसेस के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके अलावा क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, मशीन खराब हो जाती है। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है इसका क्या है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि पहला क्या होता है, वियर एंड टियर हो सकता है, दूसरा बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, और तीसरा क्या, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं फ्रिक्शंस के, कि अगर ये फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है तो फ्रिक्शंस हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल भी होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया, फ्रिक्शन के बारे में बताया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी एलिमेंट क्यों है, हमारे लिए यूजफुल क्यों और हमारे लिए हार्मफुल क्यों, ये भी मैंने डिस्कस किया। और अगली क्लासेस में हम लोग क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, हम लोग अगली टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे कि व्हील्स जो होते हैं, हमारी जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो व्हील्स लगते हैं वो क्यों लगे होते हैं, तो व्हील्स कैसे फ्रिक्शंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी मैंने बताया था कि लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टैंड, एंड इफ एनीवन हैव एनी डाउट मस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।